हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको यहाँ पर छोड़ा था अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने की विभिन्न स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच में रखी हो, फोकस F ध्रुव P के बीच में रखी हो तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी। ये हमने कल पढ़ाया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण के द्वारा कैसे वस्तुओं का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अब क्या है, उत्तल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, विभिन्न स्थितियों पे वस्तु रखी होगी तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। दो ही स्थितियां इसमें संभव हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस F पर बनेगा, जो बिंदु रूप में होगा, आभासी और सीधा होगा। अब देखिए, ये आपका बहुत दूर पर कोई वस्तु रखी थी अनंत पे, दो किरणें गईं मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से टकराकर वापस लौट आईं बाहर की तरफ। इसको पीछे बढ़ाया तो आपको लगेगा कि ये फोकस F से होकर आ रही हैं। इसी तरह इसके लिए तो ये दोनों लौटने वाली किरणें कहाँ मुख्य अक्ष को काट रही हैं, फोकस पर। तो यही प्रतिबिंब बनेगा। कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है, आभासी होगा, बिंदु रूप में। बहुत छोटा सा तीर इधर बन जाएगा, बहुत मामूली सा। ठीक है। दूसरा केस है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव P के बीच में रखी हो। अनंत और ध्रुव P के बीच में, यानी कि दर्पण और अनंत के बीच में कहीं भी वस्तु रख दी जाए, प्रत्येक स्थिति में उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। ठीक है, तो वस्तु कहीं भी आप रख दें, प्रतिबिंब हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ये दर्पण उल्टा होता है, वक्रता, केंद्र, फोकस सब दूसरी तरफ होता है, किरणें हमेशा बाएं से दाएं जाती हैं। तो वस्तु को बाईं तरफ रखा, प्रतिबिंब बन रहा है दाईं तरफ। कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, कैसे बना, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और जब टकरा कर लौटी तो ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, और एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C की ओर जा रही थी, रास्ते में आ गया दर्पण, टकरा कर लौट आई। अब इन किरणों को पीछे बढ़ाया तो जहाँ ये दोनों किरणें कट कर रही हैं वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा और कटान बिंदु पर तीर की नोक होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं वस्तु बहुत बड़ी है, प्रतिबिंब आपका छोटा बन रहा है। तो उत्तल दर्पण के केस में प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनेंगे, सीधे बनेंगे। और सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। यानी आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वो आपका दर्पण उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कहाँ बनेगा, फोकस दूरी और दर्पण का ध्रुव, यानी दर्पण और फोकस के बीच में कहीं भी बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया उत्तल अवतल। अब हम आते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, अवतल दर्पणों का उपयोग कहाँ किया जाता है, सामान्यतः टार्च में, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट्स में, अग्रदीपों में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का उपयोग याद रखना है आपको, टार्च में होता है, सर्च लाइट में होता है, वाहनों के हेडलाइट्स में, प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पणों का। इसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में होता है। आप जब बाल कटवाने जाते हैं तो वो नाऊ लोग अवतल दर्पण रखते हैं। अवतल दर्पण में आपने देखा था एक केस, क्या केस देखा था, जो सीधा प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है, इसलिए। इसी तरह दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। स्टील की एक रॉड जैसी होती है, उसमें आगे अवतल दर्पण लगा रहता है, जो अंदर मुँह के अंदर डालकर दांतों को बड़ा करके देखने का काम करता है। और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। अब सौर भट्टी कैसे चल रही, सूर्य से चल रही है, अधिक प्रकाश की ज़रूरत है, तो हम इसमें क्या किया जाता है, सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश को एक पॉइंट पर लाने के लिए, केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है।
ठीक, तो ये उपयोग हैं, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब आता है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में होता है। जो ड्राइवर की सीट के पास होता है, मोटरसाइकिल में भी जो गाड़ी चला रहा है उससे आगे लगा रहता है, जिससे वो पीछे के वाहनों को देख लेता है, आ रहे कि नहीं आ रहे। तो पीछे का बैक मिरर जिसको बोलते हैं, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किस में होगा? पश्च दृश्य के लिए, जिसको विंग्स बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अब इसके बाद है पेज 185 के प्रश्न। ठीक है, पेज 185 के प्रश्न हैं। ये प्रश्न संख्या में 4 हैं, इसको हम बता देते हैं, आज के लिए तय रखेंगे। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखें। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पीछे हम बता चुके हैं। ठीक है, तो वही चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। पीछे जो परिभाषा लिखाई गई है उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे? सूत्र का। क्या सूत्र है, ज़रा देख लीजिए। आर, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, आर बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फोकस दूरी एफ बराबर सूत्र होता है r/2। आपको हमने पीछे बताया था r बराबर 2 गुणे एफ, तो f बराबर r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है। आपको फोकस दूरी निकालनी है, तो वक्रता त्रिज्या 20/2, 2 दहाम 20, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है, उस दर्पण का नाम बताओ जो वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना देता है। आवर्धित का मतलब बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, तो किसमें बड़ा बनता है? 90 वाला उदाहरण दिया था हमने, अवतल दर्पण। तो उत्तर क्या होगा? अवतल दर्पण। ठीक है, तो उस दर्पण का नाम बताना है जो वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो उत्तर क्या हुआ? अवतल दर्पण। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? ठीक है, तो उत्तल दर्पणों को इसलिए वरीयता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब उल्टे भी बनते हैं। अगर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी, तो एक्सीडेंट हो सकता है। उत्तल दर्पणों में क्या होता है? वस्तु कहीं भी रखी हो, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो उत्तल दर्पण को इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह प्रतिबिंब छोटा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है, दूर तक दिखाई देता है। क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं, अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बना देता है। ठीक है, बस यही कारण है जिस कारण से ड्राइवर सीट के पास जो बैक मिरर होता है वो उत्तल दर्पण होता है। समतल दर्पण अगर होगा तो उसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा नहीं होगा। उत्तल दर्पण है, उसका जो दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादा चीज़ हम पीछे देख सकते हैं और गाड़ी आप चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा कम होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। अब यहाँ तक हमने पूरा कर दिया है, पेज 185 के प्रश्न थे। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे आगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।